हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज वर्मा और आज हम लोग कक्षा 6 गणित में अध्याय 5 बीज गणित की अवधारणा इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीज गणित की शुरुआत किस तरीके से करें, कैसे हम जानें क्या इसमें बीज होते हैं और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, तो ये हम जानेंगे। तो यह है अध्याय 5 है बीज गणित की अवधारणा। संख्या को संकेत जो अंक हैं उनके द्वारा दर्शाना सीख चुके थे, जानते थे, उन पर क्रियाएं करना जानते थे। जैसे अगर हम 4 कहते हैं तो 4 लिख देंगे, ये हमारा अंक होता है, न्यूमरल्स बोले जाते हैं, संख्याएं होती हैं। तो अब कह दिया जाए कि हरि के पास 5 रुपए हैं, तो हम क्या करेंगे, दर्शा देंगे कि उसके पास 5 रुपए हैं। रुपए 5, हरि के पास 5 रुपए हैं। मोहन के पास 10 कलमें थी, तो मोहन के पास 10 कलमें थी, हम 10 को दर्शा देंगे। 10 कलमें थी तो हम लिख देंगे 10 कलमें। लेकिन अगर इन्हीं को हम कहें कि जब ये होता है कि अगर अज्ञात है, हरि के पास कुछ रुपए हैं, तो हरि के पास कुछ रुपए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, कुछ रुपए। हरि के पास कितने रुपए हैं, तो कहेंगे कुछ रुपए। मोहन के पास कुछ कलमें हैं, तो हम कह सकते हैं कुछ कलमें। तो हमें यहां क्या पता चल रहा है कि यहां अज्ञात है, कुछ रुपए हैं, कुछ कलमें हैं, तो ये अज्ञात है। तो ऐसी चीजें अज्ञात होती हैं और उनको ज्ञात किया जा सकता है, तो उनको हम क्या करते हैं कि जो हमारे वर्णमाला के अक्षर हैं, वर्णमाला में आए हुए अक्षर, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लें तो हमारा ए से लेकर के बी से लेकर के जेड तक अक्षर आते हैं। हिंदी वर्णमाला में लें तो आ से लेकर के ज्ञ तक आते हैं। और ऐसे ही अन्य वर्णमालाएं जो चलती हैं उनसे भी हम अक्षर लिए जा सकते हैं। विश्व की कहीं हर देश में अपनी अपना जो अलग भाषा है उसकी अपनी वर्णमालाएं होती हैं, तो उन वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनके द्वारा हम ये जो अज्ञात कुछ शब्द है उस कुछ शब्द को लिख सकते हैं। मान लिया क्या कहा जाए, कुछ को हम लिख सकते हैं ए रुपए हैं, या एक्स रुपए लिख सकते हैं, या का रुपए लिख सकते हैं, का रुपए। तो ये जो अंग्रेजी, ये जो हमारी वर्णमाला के अक्षर होते हैं जिनके द्वारा हम उन अज्ञात संख्याओं को व्यक्त करते हैं, ये बीज कहलाते हैं। और इन बीजों पर ही की गई जो गणितीय संक्रियाएं हैं, जब इन बीजों पर संक्रियाएं की जाती हैं अंकों और बीजों को मिलाकर के, तो वहां से हमारी बीज गणित स्टार्ट होती है। तो हम लोग यहां से बीज गणित को जानेंगे, सीखेंगे आगे इसमें कैसे इन बीजों पर संक्रियाएं की जाती हैं। तो जो हमारी गणित की मूलभूत संक्रियाएं हैं, कौन कौन सी 4 संक्रियाएं होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये चारों संक्रियाएं जो हैं, ये मूलभूत संक्रियाएं जब हम बीजों और अंकों की सहायता से करते हैं तो वहां से हमारी बीज गणित की शुरुआत होती है। तो आइए जानें कि इन बीजों पर संक्रियाएं, एक उदाहरण हम लोग लें। जैसे कहा जाए कि एक बच्चा 2 पेड़ लगाता है, वृक्षारोपण कार्यक्रम है, तो एक बच्चा 2 पेड़ लगाता है, तो एक बच्चे द्वारा जो लगाए गए पेड़ों की संख्या हुई
लगाए पेड़ों की संख्या या वृक्षों की संख्या कह सकते हैं, वो है 2। एक बच्चा 2 पेड़ लगाता है, दूसरा बच्चा, मतलब प्रत्येक बच्चा 2-2 पेड़ लगा रहा है, तो दूसरा बच्चा पेड़ कितने लगाएगा? दूसरा बच्चा भी 2 पेड़ लगाएगा। और जब दूसरा बच्चा भी 2 पेड़ लगाएगा तो कुल पेड़ कितने हो जाएंगे? 2 बच्चों द्वारा लगाए गए पेड़, 2 बच्चों द्वारा कुल लगाए गए पेड़ क्या हो जाएंगे? कुल पेड़ जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? पहले ने 2 लगाए और दूसरे ने भी 2 लगाए, तो कुल मिला के हमारे पास आ गए 4। इनको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2। इसको लिख सकते थे 2 गुणा में 1। पहले बच्चे ने 2 पेड़ लगाए, तो पहले बच्चे द्वारा लगाए गए पेड़ 2 हुए, तो 2 गुणा 1 लिख लिया। दो दूसरे बच्चे द्वारा लगाए गए, 2 बच्चों द्वारा लगाए गए पेड़ ये आ रहे हैं। इसी तरीके से तीसरा बच्चा भी 2 पेड़ लगाएगा, तीसरा बच्चा भी 2 पेड़ लगाएगा, और जब तीसरा बच्चा भी 2 पेड़ लगाएगा तो कुल पेड़ 3 बच्चों द्वारा लगाए गए पेड़, 3 बच्चों द्वारा लगाए गए पेड़ जो होंगे वो हो जाएंगे कितने? 6 हो जाएंगे। 2 + 2 + 2, पहले ने 2 लगाए, दूसरे ने 2 लगाए और तीसरे ने 2 लगाए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। 2 को 3 बार जोड़ा तो मतलब 2 गुणा 3 ये हो गया तुम्हारा। क्या हुआ जाकर तीसरे बच्चे ने। तो इसी प्रकार अगर हम कहें 10 बच्चों द्वारा लगाए गए पेड़, कुल पेड़ 10 बच्चों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ अगर हम निकालना चाहें तो देख रहे थे कि अभी जब एक बच्चे द्वारा लगाए गए पेड़ थे तो एक बच्चा 2 पेड़ लगा रहा है, प्रत्येक बच्चा तो 2 गुणा 1 हुआ। 2 बच्चों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ 2 गुणा 2 हो रहे हैं। 3 बच्चों द्वारा लगाए गए पेड़ 2 गुणा 3 हो रहे हैं। तो ऐसे ही 10 बच्चों द्वारा लगाए गए पेड़ 2 गुणा 10 हो जाए। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहां हुई प्रत्येक बच्चे द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या और गुणा में आया कुल बच्चों की संख्या। यही यहां बन रहा है, प्रत्येक बच्चे द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, लगाए पेड़ों की संख्या गुणा कुल बच्चों की संख्या। कुल बच्चों की कुल संख्या कह सकते हैं, बच्चों की कुल संख्या। ये हो जाएगा। तो ये बन रहा है। तो ऐसे ही अगर हम यहां पे लिख दें कि n बच्चों द्वारा लगाई गई, ये हमारा 10 था, यहां क्या कर दें n कर दें। हमें अज्ञात है, पता है n बच्चे हैं, तो n बच्चों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? प्रत्येक बच्चे द्वारा तो 2 पेड़ लगाए जा रहे हैं और बच्चे कितने हैं? n है। तो n बच्चों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या हो जाएगी 2 गुणा n। इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कोई भी, जैसे अज्ञात राशि है तो उसमें जब लगा ये आएगा तो इसको हम गुणे में दिखा। कक्षा 6 में जो गणित का अभ्यास 5A, इसको आज हम लोग हल करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, लिखा है कि शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिलें देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो तो बताइए शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिलें देते हैं। तो अब हमें यह बताना है, यहां पे पहले देखें तो शिक्षक द्वारा कितनी दी गई है? शिक्षक द्वारा प्रत्येक शिक्षार्थी को दी गई पेंसिलें
शिक्षक द्वारा प्रत्येक शिक्षार्थी को, मतलब प्रत्येक कह दें या एक शिक्षार्थी कह लें, तो एक शिक्षार्थी को दी पेंसिलों की संख्या तो दी गई पेंसिलों की संख्या जो है वो कितनी है, यहां से हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ें तो लिखा है कि शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिलें देते हैं। मतलब हर शिक्षार्थी, प्रत्येक का मतलब जितने भी कक्षा में शिक्षार्थी हैं, हर हर शिक्षार्थी को 3-3 पेंसिलें दे रहे हैं। तो प्रत्येक शिक्षार्थी को दी गई पेंसिलों की संख्या है 3। और इसके बाद कक्षा में कुल शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, कक्षा में कुल शिक्षार्थियों की संख्या, बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों को हल करना होता है। जब हम कॉपी पे करेंगे तो क्रम से ऐसे ही लिखेंगे, इसी तरीके से लिख के सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा कि आपका प्रश्न तुरंत हल हो जाएगा। वो शिक्षार्थियों की संख्या दी है x। जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि पौधों की बात आई थी, पिछले उसमें पीछे बताया था, एक उदाहरण दिया था हम लोगों ने, तो क्या कहा था, पौधा अगर एक बच्चा 2 पौधे लगाता है तो 2 बच्चे कितने पौधे लगाएंगे, तो 2 और 2 मिला के 4 हुआ था। मतलब उसको लिख सकते थे 2 गुणा 2। ऐसे ही तो हुआ। 3 बच्चे कितने लगाएंगे, तो एक बच्चा 2 लगाता है, बच्चे हैं 3, तो 3 से गुणा कर लिया था। ऐसे ही कहा जाए 10 बच्चे कितने, तो 2 गुणा 10 कर लिया था। तो ऐसे ही यहां पे हम लोग देखें कि हर एक शिक्षार्थी को पेंसिलें कितनी मिली है, 3। 2 शिक्षार्थियों को तो 3, एक को मिली 3, उसको मिली 3, 3 जोड़ के अगर हम 6 कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2। ये एक शिक्षार्थी को 3 पेंसिलें मिली और 2 शिक्षार्थी हैं। यही तो बनाया था कि प्रत्येक को मिली पेंसिलों की संख्या गुणा शिक्षार्थियों की संख्या, कुल संख्या बना ले तो हमें कुल आ जाएगा। तो यहां पे भी वही कर सकते हैं, ऐसे ही देखेंगे। तो इसी तरीके, इसी आधार पे अगर हम यहां आंसर निकालना चाहें कि जो प्रश्न पूछा है कि बताइए शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिलें लेते हैं, तो यहीं से करो, यहीं से उतार लिख लेंगे कि शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को दी गई कुल पेंसिलें, दी गई कुल पेंसिलें। तो शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को दी गई कुल पेंसिलें, तो पेंसिलें कितनी हो जाएंगी, एक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल दी प्रत्येक शिक्षार्थी को, और शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है x, तो यहां गुणा कर लेंगे x, तो 3 गुणा x। और ये यहां आप लोगों को सीख लेना है कि ये हमारा अंक है और ये बीज है, उनके बीच में गुणा का निशान हो तो उसको हम छोड़ के भी ऐसे ही लिख लेते हैं 3x। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा कि शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को दी गई कुल पेंसिलों की संख्या है 3x। यही हमारा उत्तर है। तो इस तरीके से हम लोग इस सवाल को हल कर लेंगे। ये हमारा पहला सवाल था। प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न देखें तो दूसरे प्रश्न में लिखा है कि अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। ये 4 इसके पार्ट दिए हैं प्रश्न में। तो पहला ये दिया है जैसे 12 + 5 = 7, तो रिक्त स्थान यहां है और तो सॉरी यहां 17 होगा। तो अब यहां देखें तो 12 + 5 = 17 और रिक्त स्थान +5 = 17। तो कहा रिक्त स्थान की जगह आप बीज का प्रयोग करें, तो यहां बीज कोई भी लिख सकते हैं, ए लिख दें, एक्स लिख दें। हमने एक्स यहां लिखा, तो हमने रिक्त स्थान पे क्या प्रयोग किया, एक्स। अब बताए, पूछा गया कि एक्स का प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। तो यहां से देखें, अगर ये ना लिखा होता तब भी देखते कि एक्स में 5 जोड़ने पे 17 आ रहा है। कौन सी संख्या होगी ऐसी जिसमें 5 जोड़ने पे 17 आएगा,
तो पता चल जाएगा कि 12 होगी। तो यहां से x वैसे देखें तो 12 की जगह हमने x का प्रयोग किया है, तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर 12, x के स्थान पे 12 का प्रयोग किया गया, 12 की जगह पे x का प्रयोग किया गया। यहां देखें तो यहां भी x अगर हम प्रयोग कर लें, बीज बदल के भी कर सकते, कोई भी बीज प्रयोग कर लें, लेकिन हम x ही अगर मान लो यहां करके देखें तो यहां x के लिए, x किसके लिए प्रयोग किया गया, 10 की जगह पे। इसमें x रखें तो यहां x किसकी जगह प्रयोग कर रहे हैं, 4 की जगह पे, और यहां पे x अगर रखें और यहां x बराबर कितनी की जगह हो रहा है, 5 की जगह। तो हमारा ऐसे ही ये प्रश्न हल हो जाता है कि केवल यही कहा गया था कि रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। तो यहां बीज लिखा गया और यहां उसका प्रयोग 12 के लिए किया गया है। यहां हम बीज बदल के भी कर सकते थे, लेकिन यहां पे थोड़ा सा हम लोग और भी इस सवाल, इस क्वेश्चन के साथ कुछ और भी सीख लें, इसलिए हर जगह मैंने x का प्रयोग कर दिया। अभी आगे चल के ये अवधारणा आपको मिलेगी कि देखिए x की वैल्यू क्या है, यहां पे 12 है, यहां x 12 के लिए प्रयोग हुआ है, और यहां x 10 के लिए प्रयोग हुआ है, यहां x 4 के लिए हुआ है, तो यहां x 5 के लिए प्रयोग हुआ है। इसका मतलब क्या x का मान निर्धारित है, निश्चित है? तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हर जगह बदल रहा है। तो ये क्या हुआ, यहां हम कह सकते हैं x रखते, x ना रखते तो कुछ y रख लेते, अगर x के बजाय हम यहां क्या लिख लें, ऐसे लिखते y प्लस 5 इक्वल 17, यहां पे 40 माइनस और यहां पर y रख देते इक्वल 30, ऐसे रखते तो यहां y किसके लिए प्रयोग, y हुआ होता 12 के लिए प्रयोग, यहां y कितने के लिए हुआ होता, 10 के लिए हुआ होता। तो कोई भी हम मतलब बीज रख दें तो उसका मान प्रश्न के अनुसार, शर्तों के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। हर प्रश्न के अनुसार इन बीजों का मान बदलता रहता है। किसी प्रश्न में बीज का मान देखिए, यहां बीज x है, यहां बीज का मान 12 है, और दूसरे प्रश्न में वही देखो x का मान 10 है, यहां पे देखो तो 4 है, वहां 5 है। इससे ये हमें मिलता है और भी साथ में सीखने को मिल रहा है कि बीज का मान प्रश्न के अनुसार हर प्रश्न में बदलता रहता है, अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए जिसका मान ये क्या कह सकते, बदल रहा है, मतलब चलायमान है, और जिसका मान चलायमान होता है वो चर कहलाता है, इसलिए हम बीजों को चर कहते हैं। लेकिन अगर यहां पे 12 है, 12 प्लस 5 बराबर 17, दूसरा और हम लिखें 12 माइनस, सॉरी 12 माइनस 3 बराबर तो 9 आ गया, लेकिन ये 12 का 12 ही रहेगा, यहां भी 12 ही है, यहां भी 12 है, 3 यहां 3 है, तो दूसरी जगह भी उसका मान 3 लिखा जाएगा तो 3 ही होगा। 9 लिखा है तो 9 का मान हर जगह 9 ही होगा, कहीं भी लिख लें, मान लो यहां लिखें 9 गुणा 2 बराबर 18, तो भी तो इसका मान 9 ही तो है। कहीं भी लिखें 9 माइनस 7 बराबर 2, तो यहां भी 9 का मान 9 ही है। मतलब जो संख्याएं होती हैं, जो अंक होते हैं, उनका मान हर जगह निश्चित रहता है, नहीं बदलता है, मतलब अचलायमान कहें, अचर होता है। तो संख्याएं जो होती हैं हमारी अचर होती हैं, और बीज वो चर होते हैं, क्योंकि उनका मान बदलता रहता है। चर जैसे नहीं कहते हम लोग जलचर, थलचर, मतलब जो क्या होता है कि नभचर, जो नभ में गमन करते हैं तो वो नभचर होते हैं आसमान में, थलचर जो स्थल पर अपना जीवन यापन करें, स्थल पर गमन करें, तो वो थलचर। तो वही ये आ गया कि चलायमान, तो यहां जिनका मान बदलता है उनको हम चर कहते हैं, और जिनका मान नहीं बदलता है उनको अचर कहते हैं। ये अभी आगे मिलेगा, फिलहाल मैंने यहां पर आप लोगों को बता दिया इसी प्रश्न के साथ। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि रिक्त स्थान के स्थान पे हमें बीज का, किसी बीज का प्रयोग करना है, और फिर बताना है कि वो बीज किसकी जगह पे किस संख्या के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ बीज x 12 के लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ x 10 के लिए किया गया, यहाँ 4 के लिए और उधर 5 के लिए। तो फिर से हम लोग देखें, तीसरा प्रश्न हमारा क्या है। तीसरा प्रश्न ये है कि रमेश के पास रुपए 10 थे, मतलब रमेश के पास 10 रुपए थे,
उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे, इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो देखेंगे हम लोग कि यहां पे दिया गया है, कोई भी प्रश्न होता है तो उसमें कुछ दिया हुआ होता है, उसी से संबंधित पूछा जाता है। तो अब यहां उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, कुछ रुपए, तो क्या निश्चित है कुछ रुपए क्या है, यह अज्ञात है, अनिश्चित होगा कि कुछ रुपए दिए तो कुछ रुपए में कितने भी हो सकते हैं, 10 थे, 10 से कम कुछ भी हो सकता है, 1 रुपया दिया हो, 2 रुपए दिए हो, 4 रुपए दिए हो, 5 रुपए दिए हो, 10 के 10 ही दे दिए हो, मतलब कुछ रुपए दे दिए, तो अभी ये क्या है, चलायमान वाला हुआ, अचर मतलब अज्ञात हुआ, और ये होगा चर, कुछ भी हो सकते हैं। तो कुछ को हम लोग यहां कोई बीज मान लेते हैं। तो वही हम सबसे पहले काम इसमें यही करेंगे कि माना रमेश ने रजिया को, कोई भी बीज मान लेते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी मान लें, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ते समय ज्यादातर एक्स लोग मानते हैं, तो एक्स ही मान लें। रजिया को एक्स रुपए दे दिए, एक्स रुपए दे दिए, ये हम लोगों ने मान लिया कि माना उसने रमेश ने रजिया को एक्स रुपए दे दिए, और रमेश के पास रुपए थे कितने, रमेश के पास कुल रुपए कितने थे, तो रमेश के पास रुपए थे रुपए 10, और रजिया को दिए रुपए कितने हो गए, अब रजिया को दिए रुपए, तो रजिया को रुपए दिए हैं रुपए एक्स, जो कि हमने अभी माना है, कुछ रुपए दिए उसको हमने एक्स मान लिया है। तो पूछा है रमेश के पास कितने रुपए बचे, तो अब यहां लिखे रमेश के पास बचे रुपए, रमेश के पास बचे रुपए। तो यहां हम लोग पहले देखें कि करना क्या पड़ेगा। भाई अगर आपके पास 10 रुपए होते और 10 रुपए में से आपने 4 रुपए किसी को दे दिए, तो पूछा जाए आपके पास कितने रुपए बचे, तो यहां क्या करना होगा, क्योंकि 4 रुपए आपसे कम हो गए, और कम हो गए इसका मतलब वो घटाना पड़ेगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, कुल रुपयों में से जो दिए गए रुपए वो घटा देंगे। तो रमेश के पास थे रुपए 10, उसमें से एक्स रुपए उसने रजिया को दे दिए, तो चाहे तो ऐसे लिखें रुपए 10 और रुपए एक्स रुपए जो है उसने रजिया को दे दिए, तो ये रुपए आगे लगा सकते हैं, तो रमेश के पास बचे रुपए हुए 10 माइनस एक्स, और चूंकि ये तो हमें ज्ञात है और ये अज्ञात है तो घटा सकते ही नहीं है, कैसे घट पाएगा कि ये 10 रुपए हैं, ये तो पता ही नहीं कितने हैं, एक हो सकते, 2 हो सकते हैं, तो इसलिए ये इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। अचर और चर, अचर, अचर से कभी चर घटता नहीं है, जब सजाती होगा यहां भी एक्स होता, यहां भी एक्स होता, तो फिर घटाए जा सकते थे। तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा कि 10 माइनस एक्स रुपए रमेश के पास बचे। जो अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, क्या कहा, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई, इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो अब यहां भी हम फिर से देखें, शुरुआत में क्या दिया, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, कुछ पेड़ थे, अब मालूम ही नहीं कितने थे, कुछ भी हो सकते हैं, और जब कुछ भी हो सकते हैं तो इसका मतलब ये चर हुआ, तो हम किसी बीज के द्वारा इसको व्यक्त कर सकते हैं, तो वो मानना पड़ेगा कि माना बगीचे में पेड़ों की संख्या बराबर है, मान लेते ए, मान ले कोई भी बीज, कोई भी हम मान सकते, एक्स ना मान के ए मान लिया हमने, या संख्या को ज्यादातर एक और याद रखो, संख्या को एन से भी माना जाता है, तो हम एन ही मान लें,
एन मीन्स देखो, संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर। इसलिए उसको एन से भी मान लिया जाता है। तो एन मान लेते हैं कि माना बगीचे में पेड़ों की संख्या एन, एक बीज मान लिया एन, और लगाए गए पेड़ों की संख्या, और लगाए गए पेड़ों की संख्या। देखो, हमें कहीं से और भाषा नहीं लानी, भाषा यही खुद ही बता रहा है कि 50 पेड़ और लगा दिए गए। तो हमने क्या कर लिया, और लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर कितने पेड़ और लगा दिए गए? 50। तो अब बगीचे में कितने पेड़ हो गए? बगीचे में कुल पेड़। तो अब अगर यहां से देखा जाए तो यहां से बगीचे में कुल पेड़ कितने हो गए? एन पेड़ थे, 50 और लगा दिए गए। मतलब तुम्हारे पास 3 पेंसिलें थी, 2 और दे दी गई, तो कितनी पेंसिलें हुई? कितनी हुई? 5। 5 हुई। इसका मतलब क्या किया, 3 थी, उसमें 2 और आपने जोड़ ली, बढ़ गई। अब बढ़ना होता है जोड़ना, तो बढ़ा दो तो मतलब जोड़ ली। तो इसका मतलब इन दोनों को भी हम एन पेड़ थे, 50 और लगा दिए गए, तो 50 को जोड़ दिया, कितने हो गए? अब यहां ये जुड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि ये बीज है और ये अंक है, और अंक और बीज अकेले अकेले कभी जुड़ते या घटते नहीं है। अगर वही बीज यहां पर ही लगा हो तब जुड़ते घटते हैं, तो वो अभी हम बाद में जानेंगे। केवल अंक और बीज को ऐसे लिख लिया गया प्लस में। लेकिन एक चीज और लिखें, किंतु दिया है, क्या दिया है? बगीचे में कुल पेड़, बगीचे में कुल पेड़ उसने दे दिया है कि कितने हो गए हैं बगीचे में कुल पेड़? वो हो गए हैं 120। बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या 120 हो गई है। इसका मतलब ये जो हमारा है और ये भी तो कुल पेड़ों की संख्या है, और ये भी कुल पेड़ों की संख्या, तो दोनों बराबर चीजें हुई। यही तो हुआ कि ये कुल पेड़ों की संख्या हमारे पास अज्ञात वाले के अनुसार है, और ये टोटल वैसे दी गई है। तो कुल, अतः यहां हम कर सकते हैं क्या कि n प्लस 50 बराबर 120। n प्लस 50 बराबर 120, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये हमने अक्षर संख्या के द्वारा व्यक्त कर। इस प्रश्नावली का ये अंतिम प्रश्न है, 5 है। प्रश्न नंबर 5 लिखा, अक्षर एन और एम के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए एक नियम ज्ञात कीजिए, और नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। तो पहले हम देखते हैं अक्षर एन। तो एन हमारे पास यहां तीलियां ना होकर के कुछ पेन है, कलमे हैं, ये हम लोग इसी से बनाने का प्रयास करते हैं कि एन कैसे बनना चाहिए। तो देखें, तो एन जैसे ये हमारा बना हुआ है, यहां हम एन बनाएं, ये प्रतिरूप, इसका प्रतिरूप अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए एक यहां खड़ी ये लेंगे। अगर इसको बड़ा सा थोड़ा बना लें, तो देखेंगे कि इसके लिए एक तीली चाहिए, और दूसरी तीली इसके लिए चाहिए, और तीसरी तीली ये चाहिए। देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि ये हमारा प्रतिरूप बन जाएगा। एन का प्रतिरूप बन गया, तो कितनी तीलियों की जरूरत है एक प्रतिरूप बनाने के लिए? 3 तीलियों की जरूरत हुई। और ऐसे ही दूसरा प्रतिरूप करें तो फिर से वही देखा जाएगा। तो हम इसको करके देखें, तो यहां लिखेंगे एन का एक प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या, यही तो पूछी है, तो यहां हम लोग ये लिख लेंगे, तीलियों की संख्या।
तो वो अगर हम लिखें तो एक प्रतिरूप बनाने के लिए तीलियों की संख्या हमें 3 की आवश्यकता होगी। ऐसे ही फिर से हम लिखें कि n का एक प्रतिरूप, एक की जगह हम यहां क्या लिख दें, 2 प्रतिरूप, n के 2 प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या। तो यहां देखा जाए तो 3 था, तो यहां हम 3 गुणा 1 लिख सकते हैं। एक प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 3 गुणा 1। 2 प्रतिरूप बनाने हैं तो एक प्रतिरूप के लिए 3 की जरूरत होती है, 2 प्रतिरूप के लिए 3 में 2 का गुणा कर देते हैं। क्योंकि हम लोग पीछे ऐसा कर चुके हैं, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी कि 3 गुणा 2 कर दिया। तो ऐसे ही अगर हमें सामान्य नियम लाना हो तो सामान्य नियम लाने के लिए ये वाली संख्याएं बदल रही हैं, मतलब यहां पे हमारा चर या कोई बीज हम लोग प्रयोग कर लेंगे। तो ऐसे ही कर ले कि n के n प्रतिरूप बनाने के लिए x, यहां कुछ भी लिख सकते हैं, संख्या लिख ले, प्रतिरूपों की संख्या यहां है तो कुछ भी लिख दें। तो आवश्यक तीलियों की संख्या जो आएगी वो होगी 3 गुणा n, और इसको हम लिख सकते हैं, गुणा में बताया था कि गुणा का चिन्ह छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वो इसमें बीच में माना ही जाता कि गुणा ही होता है, एक बीज और अंक के बीच या संख्या और बीज के बीच जो चिन्ह होता है, जब कोई चिन्ह ना हो तो गुणा माना जाता है। तो गुणा ऐसे ना करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सामान्य नियम आ गया कि n के n प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या। एक प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या हमने यहां निकाल चुके हैं कि 3 है। तो n प्रतिरूप बनाने के लिए n हो जाए 3 n हो जाएगी। ऐसे ही m का एक प्रतिरूप, अब ये वाला हमारा प्रश्न हो गया है, तो हम लोग अब हल कर सकते हैं m के लिए। अब यहां m की बात करें तो m के लिए क्या आएगा, एक उत्तर हमारा 3n आ चुका है। दूसरा अब हम लोग करें m की बात, m का एक प्रतिरूप बनाने के लिए, तो हम लोग यहां m बना के देखें अगर, तो m ऐसे ही तो बनता है। अब यहां अगर हम लोग प्रयोग करें तो एक पेन, तो ये एक पेंसिल ऐसी लग जाएगी या तीली ऐसी लग जाएगी, दूसरी इस तरीके से प्रयोग होगी, तीसरी ये होगी, और चौथी फिर होगी यहां पर, चौथी ऐसे हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा, 4 तीलियां चाहिए एक प्रतिरूप बनाने के लिए, हमें तीलियों की संख्या चाहिए 4, उसको 4 गुणा 1 भी लिख ले तो उत्तर आ जाएगा 4। ऐसे ही अगर 2 तीलियां दो प्रतिरूप बनाने हो तो 2 से गुणा कर देंगे, इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं इसको, तो डायरेक्ट लिख ले कि m के n प्रतिरूप, यहां पर ये तो आप लोगों को लिखना होगा सारा कि m के n प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या। तो m, अरे सॉरी, ये 4 गुणा कितने प्रतिरूप बनाने हैं, n प्रतिरूप बनाने हैं, तो n, तो इसको गुणा कर लें तो 4n। यहां n जो है वो संख्या के लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ a भी कर सकते हैं, x भी कर सकते हैं, कुछ भी प्रयोग कर लें, कोई बीज एक प्रयोग किया जाएगा क्योंकि उसका मान बदलता रहेगा। आप जितने प्रतिरूप बनाने हैं यहाँ n की जगह रखते रहिए, उतने प्रतिरूप निकलते रहेंगे, उतने प्रतिरूपों के लिए तीलियों की संख्या निकलती रहेगी। 2 बनाने हो तो n की जगह 2 रख दो, तो इनके बीच में कोई निशान नहीं, गुणा माना जाएगा, तो 4 गुणा 2, 4 दूना 8 तीलियां चाहिए। अगर 8 बनाने हैं तो 8 रख दीजिए, तो 8 चौको 32 तीलियों की जरूरत होगी। तो ऐसे ही ये हमारा सामान्य नियम लेकर आया कि ये 4n। तो यहां से हमारे उत्तर आ जाते हैं कि n के प्रतिरूप बनाने के लिए जो आवश्यक होगा वो 3n होगा, 3n तीलियों की संख्या के लिए, और m के लिए 4। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रकरण के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।